नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन उत्तराखंड के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। दूरदर्शन उत्तराखंड की ये कोशिश रही है कि समय समय पर समाज में ज्वलंत प्रश्नों पर और जो प्रमुख मुद्दे रहे हैं उन पर विशेषज्ञों की राय जानकर विकास के साथ वैज्ञानिक सोच का विस्तार करते हुए हम अपनी विकास योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाएं। इस दृष्टि से आज हमारे बीच इस स्टूडियो में आमंत्रित हैं मेरे ठीक सामने श्री एस पांगती जी, जो हिमालय विशेषकर उत्तराखंड के जानकार हैं, साथ में उत्तर प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव के पद पर रह चुके हैं। उनके ठीक बगल में डॉक्टर कलाचांद साई, जो वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और साथ में हिमालयन जियोलॉजी के एक विशेषज्ञ के रूप में भी जाने जाते हैं। उसके बाद उसी की कड़ी में डॉक्टर वीरेंद्र पैनुली जी हैं, जो स्वयं एक भूवैज्ञानिक हैं और साथ में सामाजिक आंदोलनों के साथ भी इस हिमालय की जो विकास की प्रक्रिया है उसमें भी वह गहनता से वे एक अध्ययनशील और अध्येता रहे हैं। दर्शकों, निश्चित रूप से इस समय जब हम इस चर्चा को कर रहे हैं तो एक बार फिर से क्लाइमेट चेंज के साथ साथ हिमालयन क्षेत्र की जो विकास परियोजनाएं हैं उनके अस्तित्व को लेकर भी कई जगह सवाल खड़े हुए हैं कि क्या इन हिमालय की जो परियोजनाएं हैं ये मानव के साथ साथ रक्षा के साथ साथ हमारे हिमालय को भूगोल को भी जो बदलने की एक प्रक्रिया इनके माध्यम से शुरू हुई है, इस पर भिन्न भिन्न राय लोगों के द्वारा और समाचार पत्रों के बाद देखने को मिल रही हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक पूर्व प्रशासक के साथ साथ उत्तराखंड के मामलों में जानकार श्री एस पांगती जी हमारे साथ हैं। आज की चर्चा भी मैं उनसे प्रारंभ करना चाहूँगा। पांगती जी, हिमालय के अंतर्गत खासकर ये जो हलचलें हुई हैं, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में उभर कर जैसे सामने आया है, और इसमें जो बाली कन्वेंशन 1977 का भी था, क्या वो प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए थे विकास योजनाओं के लिए कि ताकि जो ये वैश्विक समस्या इस समय पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो देखने के लिए आई है उसका निराकरण और विकास की प्रक्रिया बाधित न हो? किस रूप में आप इसको देखना है और किस रूप में अपने विचार रखना चाहेंगे? बाली कन्वेंशन में जो एक प्रमुखता से एक बात आई थी जी, एक डॉक्टर सिमोन लेविस हैं, उन्होंने 40 साल वन पर रिसर्च किया था। उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो ये पर्यावरण का प्रदूषण होता है उसके मिटिगेशन के लिए, उसको समाप्त करने के लिए सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो वन से होता है, वृक्ष से। जितना वृक्ष ज़्यादा होगा उतना ही आपका वातावरण शुद्ध रहेगा। लेकिन सौभाग्य से हमारे देश में कम से कम 50, कम से कम वैसे तो 70 तक क्लेम करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल फील्ड में कहते हैं कि मैक्सिमम 50% हम आपका मानते हैं। और देशों में तो इससे भी कम प्रतिशत है बनाच्छादन का। लेकिन इसमें यह है कि बनाच्छादन जो है हमारा है तो हमारे पास 50%, लेकिन वो बराबर पूरे देश में फैला हुआ नहीं है। जैसे उत्तराखंड में अगर आप देखें तो यहाँ तो 70% से ज़्यादा आपका बनाच्छादन है। जो हिम क्षेत्र है इसमें तो वन हो नहीं सकता है जी, इसको शामिल करें तो उससे ज़्यादा चला जाता है। तो नेचुरल कवरेज हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है। इसके बनिस्पत आप देखें पूरे उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र बचा हुआ है उसमें वन भूमि की परिभाषा में केवल 6% भूमि आता है जी। अगर हम मान लें कि जितने वन भूमि की परिभाषा में आ रहा है उत्तर प्रदेश में सभी बनाच्छादित है तो कितना है? 6%। तो उत्तर प्रदेश के 70% के मुकाबले या चलो 50% मान लें तो वहाँ केवल 6% है। तो इससे क्या हो रहा है, क्योंकि वन न केवल पर्यावरण को सुरक्षित करता है, वन वर्षा को भी कैटलाइज करता है। जिस क्षेत्र में वन होता है वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। तो समुद्र से तो भाप उतना ही उठ रहा है, लेकिन वो मैदानी क्षेत्र में प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा, वहाँ नहीं बरस रहा। मैदानी क्षेत्र में कभी क्लाउड बर्स्ट का केस आपने नहीं सुना होगा, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में हो रहा है। जबकि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि वृंदावन में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तभी तो कृष्ण भगवान को हम गिरधर कहते हैं, उन्होंने पूरा पहाड़ उठाया था वहाँ के गोपियों को बचाने के लिए। इतना बड़ा एक क्लाउड बर्स्ट होता है कि जो हमारे ग्रंथों में तक है। आज मैदानी क्षेत्र में एक भी क्लाउड बर्स्ट नहीं हो रहा, पर्वतीय क्षेत्र में इतना ज़्यादा हो रहा है। तो एक तो ये बनाच्छादन है, वन हमको चाहिए, लेकिन एक उससे एक समस्या और हमको जोड़ना चाहिए। वन हो लेकिन उसका जो उसका विस्तार हो लगभग बराबर, नहीं तो कम से कम
कुछ तो हो मैदानी क्षेत्र में, संतुलन बना रहे हैं। तो ये समस्या जो ये अतिवृष्टि की जो समस्या है ये मैदानी क्षेत्र में वन न होने से है, तो इसको भी हमको ध्यान में देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा कारण है, और इसी से हमारे पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपदा अतिवृष्टि से ही होता है मैक्सिमम। भले ही इस साल तो भूकंप से भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अतिवृष्टि से होता है। तो ये जब तक इसको हम नेशनल लेवल पे ठीक से एड्रेस नहीं करेंगे तो हम वन पर्वतीय क्षेत्र में तो आज भी पैनल जी तो वृक्ष लगाने के पीछे पड़े रहते हैं तो हमें तो कभी कभी कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र में कम करो, नहीं तो यहाँ और ज़्यादा वृष्टि हो। मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा बना साधन की कुछ, लेकिन मैदानी क्षेत्र में क्या है, मैं वहाँ AP से रह चुका हूँ। हमारे यहाँ खादर और जो ऊसर भूमि है मैदानी क्षेत्र में, मैंने अपनी टिप्पणी में लिखा कि भाई ऊसर और इसमें कम से कम खादर जमीन में यहाँ तो वन लगा दो, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि वो राजनीति में होने के कारण लोकल लोगों का देखना पड़ता है, वो ऊसर और खादर भूमि को रिट्रीव कर रहे हो, उसको क्या क्या डाल के, जिप्सम वगैरह क्या डाल के उसको कृषि के लिए वो रिक्लेम कर रहे हैं, जबकि उसमें वन लगाया जाना चाहिए। अब कहीं आंवले का बहुत अच्छी खेती हो रही है ऊसर भूमि में, जब हमने काफ़ी हल्ला किया तो उनका कम से कम आंवला तो लगा दो इसमें, आंवले से तो उनको फल भी मिलेगा। जी। तो अब उसमें फल काफ़ी हो गया है, लेकिन अभी भी ऊसर और खादर जिसको हम कहते हैं, जहाँ की जो खादर मतलब नदी किनारे जो कटा फटा जमीन है, वहाँ तो कम से कम आप वृक्ष लगा दो, ये होना चाहिए। और यही नहीं, कृषि भूमि जो है मैदानी क्षेत्र में उसको एक्वायर करके कभी कहीं जगह जगह पर वन लगाना चाहिए। अब आप लखनऊ से यहाँ तक जब आते हो तो कहीं जंगल नहीं दिखाई देता, जब आप हरिद्वार के नज़दीक आते हो तब वन दिखाई देता, वहीं कहीं दिखाई नहीं देता। तो ये एक कारण हो सकता है। जी ठीक है पंकज जी, फिर दोबारा आपके पास फिर आऊँगा चर्चा पे। वाडिया इंस्टीट्यूट की स्थापना भी इस हिमालयन ज्योग्राफी के संदर्भ में और खासकर एक ग्लेशियरों का अध्ययन और वर्तमान जो आपदा है, तो डॉक्टर कलाचंद जी आप तो स्वयं अभी जो त्रसदी हुई है उस क्षेत्र का भ्रमण करके भी आए हैं। विकास के साथ साथ कुछ विस्थापन भी हैं, कुछ चुनौतियाँ भी हैं, और साथ में जो इस तरह की आपदाएं हिमालय क्षेत्र में निरंतर, अगर ज़्यादा नहीं तो पिछले 200 वर्षों का जो इतिहास है उसमें हर 50 साल में, फिर 20 साल में, फिर 10 वर्ष, ये जो चक्र है आपदाओं का, तो आपदाओं का न्यूनीकरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसकी बात पांगती साहब ने भी की, किस तरीके से दोनों में समन्वय स्थापित करने की दिशा में वाडिया इंस्टीट्यूट का क्या योगदान हो सकता है, और आप व्यक्तिगत राय आपकी इस दिशा में क्या है? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ उत्तराखंड दूरदर्शन को मुझे आमंत्रण करने के लिए, और मेरा सौभाग्य है हमारा पास इधर दोनों विद्वान आदमी के साथ मैं भी जुड़ गया। हम इन लोग के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी जो भी हमने समझा है हिमालयन का बारे में, हिमालयन का जियोलॉजी का बारे में, एक चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ दैट हिमालयन रीजन इतना बड़ा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लेक्स है। इसके साथ जैसे हम लोग थोड़ा सा पीछे चला जाए तो हिमालय का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, एक इंडियन प्लेट एंड देन यूरेशियन प्लेट का कॉलिशन हुआ, कन्वर्जेंस हुआ, देन ए माइटी हिमालय फॉर्म हुआ। एंड दिस माइटी हिमालय, वहाँ से नदी का भी उत्पत्ति हुआ, नदी सेडिमेंट वाटर लेकर के नीचे आता है, एग्रो इकोनॉमी का इतना इम्पोर्टेंस है, बहुत सारी सेटलमेंट भी हो गया। तो एक तरह से हिमालयन का रिसोर्स इतना है, इसके लिए लॉट ऑफ सेटलमेंट इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द एंटायर हिमालय हुआ है जी। एंड एग्रो इकोनॉमी के लिए इसका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन भी है, लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी है, एक तरफ ये है। बट लेकिन जब इसका इवोल्यूशन का बात करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस इवोल्यूशन लॉट ऑफ सरफेस सब सरफेस प्रोसेसेस आर स्टिल गोइंग ऑन, एंड इसमें ये जो लैंडस्केप है हिमालयन रीजन का, ये लैंडस्केप कंट्रोल करता है कितना सारी जो डैमेज हो रहा है ड्यू टू अर्थक्वेक, ड्यू टू लैंडस्लाइड, ड्यू टू लेक आउटबर्स्ट और लैंडस्लाइड, लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, एक्सेसिव रेनफॉल, इरोजन, जैसे साहब ने बताए थे जो अभी ट्री का हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम जो हो रहा है उसके वजह से हिमालयन रीजन में इरोशन हो रहा है, एक्सेसिव रेनफॉल हो रहा है। एंड इतना स्लोप रीजन में अब कभी भी इस तरह से एवेलेंच, कभी लैंडस्लाइड, कभी एक्सेसिव रेनफॉल, डेब्री फ्लो, एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में एक तरह हमको लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है, एग्रो इकोनॉमी का इम्पैक्ट भी है, एंड दूसरा तरह हम लोग देख रहे हैं हिमालयन एनवायरनमेंट नाजुक भी है। तो एक विकास के लिए आपने जो बोल रहा है, जो अर्बन डेवलपमेंट के लिए आप बोल रहे हैं, इसका रिसोर्स हमारा बहुत तरह काम में आता है।
लेकिन इसका रिसोर्स को हम कितना तरह हमारा काम के लिए लगा सकते हैं और कितना नाजुक एनवायरनमेंट के लिए छोड़ सकता है, ये इसमें थोड़ा सा हम लोगों का एक प्रॉब्लम आ जा रहा है। उसमें हमको समझ में नहीं आ रहा रोड कंस्ट्रक्शन जो होता है, टनल कंस्ट्रक्शन जो होता है, हिमालयन रिसोर्स जो हमको हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर दे रहा है उसमें कितना हमको एक्सप्लॉइटेशन करना चाहिए। ये एक डेफिनेटली ये सब चीज़ जब होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, साइंटिफिक कमिटी का एक्सपर्ट्स ओपिनियन लिया जाता है एंड ओपिनियन से ये ठीक होता है कि हमको यहाँ पर इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहिए नहीं चाहिए, करना चाहिए तो कितना आकार करना चाहिए, ये एक्सेसिव नहीं करना चाहिए। जैसे एक हिमालयन क्षेत्र में जहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, वहाँ पर हम बिल्डिंग कोड से बता सकता है जब बिल्डिंग कोई बनाएगा इतना मटेरियल, इस तरह का मटेरियल यूज़ होना चाहिए। हम ये बोलते हैं इतना फ्लोर बिल्डिंग होना चाहिए। उसका जो एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो एक सिस्टम होता है, वो उसको हमको फॉलो करना चाहिए। वो तरह चीज़ हमारा गाइडलाइन में आना चाहिए एंड देखना चाहिए। तो डेफिनेटली एक अभी हम लोगों को इक्विलिब्रियम सिस्टम के थ्रू जो हम लोग आ रहे हैं एंड हिमालय का जिस तरह सा चेंज आ रहा है, साहब ने ये भी बताया है, थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम ध्यान देंगे एंड हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड में इतना सारी ग्लेशियर्स है एंड हम लोगों का स्टडी से, वाडिया इंस्टीट्यूट का स्टडी से पता लगा हिमालयन का ग्लेशियर जो रिट्रीट हो रहा है, ये हम बेसिकली हम लोग यही स्टडी कर रहा है, उसका रिट्रीट कितना हो रहा है, उसका मास बैलेंस क्या हो रहा है, हाइड्रोलॉजी का स्टडी हो रहा है, हाइड्रोलॉजिकल केमिस्ट्री स्टडी हो रहा है, क्लाइमेट मीटियोलॉजिकल स्टडी हो रहा है। उससे हम ये पता लग सकता है जो ग्लेशियर्स का हेल्थ कैसे है। लेकिन एक चीज़ पैरेलली ये भी ध्यान रखना पड़ता है, इंडियन हिमालय में 10,000 ग्लेशियर्स है, इवन उत्तराखंड में 1,500 ग्लेशियर्स है। ईच ग्लेशियर को मॉनिटर करना हमारा ज़रूरत है कि नहीं है। तो हमको लिए एक ओवरऑल एक हॉलिस्टिक व्यू में ये मालूम करना चाहिए दीज आर दी 8 और 10 ग्लेशियर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका इम्पैक्ट हमारा डाउनस्ट्रीम में जो खेती कर रहा है, जो वर्कर काम कर रहा है, जो सेटलमेंट कर रहा है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। तो एक ओवरऑल असेसमेंट के बाद हम लोगों को ये सब स्टडी करके देखना पड़ता है उस रीजन का वल्नरेबिलिटी कैसे है, उस रीजन अगर बाई चांस रेन होगा, रेन उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगा, एवलेंच के ऊपर। तो ऑल लॉट ऑफ स्टडी वाडिया हैज़ बीन डूइंग, बट स्टिल मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा इतना बड़ा एरिया है एंड इतना इनएक्सेसिबल एरिया है, इतना आपको इनहॉस्पिटेबल है, पर्टिकुलरली हाई ऑल्टीट्यूड में। ऐसे ही आपका स्लोप रीजन में ग्लेशियर्स अभी जो आपदा पैदा हुआ, ये हैंगिंग ग्लेशियर टूटने से हुआ है। तो लेकिन वहाँ पर आप जितना भी रिमोट सेंसिंग डेटा से स्टडी करके कुछ आप एक असेसमेंट करेंगे और वहाँ जा करके लैंड बेस्ड डेटा के साथ उसका जो असेसमेंट करने में बहुत फर्क पड़ता है। तो लैंड बेस्ड असेसमेंट कैसे करेंगे, कैसे हम लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन को रिमोट सेंसिंग के डेटा के साथ जोड़ के जहाँ जहाँ संभव है वहाँ हम जा करके लैंड बेस्ड स्टडी करेंगे, फिर रिमोट सेंसिंग के जोड़ के हम बताएंगे कौन सा ग्लेशियर हमारा वल्नरेबल जोन में है, वो उसके नीचे जो लोग सेटलमेंट में है, खेती का काम कर रहा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो कहाँ तक उसका इंड्यूस कर सकता है, वो कितना उसको जिस तरह से क्रिटिकल जैसे अभी जो ये आपका आपदा आया है धौलीगंगा में, वो 5,400-600 मीटर अबव सी लेवल, वहाँ पर एक रॉक मास इन द जियोलॉजिकल पास्ट, वहाँ पर फ्रीजिंग एंड थॉइंग इज मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड थॉइंग प्रोसेस से वो काफ़ी वीक हो गया, वेदर्ड हो गया। एक फ्लेकी मटेरियल्स है जो हम लोगों का मीडियम ग्रेड मेटामॉर्फोस रॉक बोलते हैं, सिस्टोस रॉक, तो उसमें फ्लेक्स है। तो जब वो पानी फ्रीज जो बर्फ आइस जब पिघल जाता है, उसका पानी थोड़ा अंदर घुस के इट हैज नॉट हैपन वन डे, बहुत जियोलॉजिकल टाइम में उसके अंदर से कभी पानी घुसा, फिर ठंडा में वो बर्फ हो गया। आपको ये मालूम है जब सेम अमाउंट ऑफ वाटर जब बर्फ हो जाता है उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम एक्सपेंड से रॉक के ऊपर उसका इम्पैक्ट गिरता है। तो इस तरह से जियोलॉजिकल टाइम में वो फ्रीजिंग मेल्टिंग से वो एक बहुत बड़ा रॉक मास उस जगह में वहाँ पर वीक हो गया, वेदर्ड हो गया, और उसके ऊपर एक बहुत सारा जो हैंगिंग ग्लेशियर वहाँ पर है। तो मान लीजिए किसी वजह से ये वीकनेस
वो अभी आपको क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गया, तो उसके ऊपर 2-3 दिन में जो स्नोफॉल हुआ था, उस स्नो का एक्स्ट्रा मास उसके ऊपर गिरा, वो सस्टेन नहीं कर पाया, तो रॉक जब नीचे गिर गया तो उसके ऊपर जो हैंगिंग ग्लेशियर था वो भी टूट गया। डॉक्टर साईं, मैं दोबारा फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पैन्यूली जी हमारे साथ खुद जियोफिजिक्स के आदमी हैं और एक सोशल साइंटिस्ट के रूप में, समाज विज्ञानी के रूप में भी उनका इस हिमालय क्षेत्र में बहुत गहन अध्ययन है। मैं जैसे डॉक्टर साईं और सुरेंद्र सिंह पांगती जी के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि पैन्यूली जी से हम ये जानें कि जो हिमालय क्षेत्र में डेवलपमेंट की जो इतनी विशाल परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, और जैसे डॉक्टर साईं ने कहा कि एक साइंटिफिक एनालिसिस करके उसके रिकमेंडेशन हम उन योजनाओं में देते हैं, लेकिन सरकार और हमारे वो प्रोजेक्ट्स कितनी इन योजनाओं में सामंजस्य होता है, कितनी वो आपके इन रिकमेंडेशंस को मानते हैं, और हिमालय क्षेत्र में जो इस समय करीब 70 से अधिक रन ऑफ द रिवर के जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनकी स्थिति पर आप कुछ हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करेंगे? दसमाना जी और आप दोनों जो विद्वत जन हैं, असल में हमको मानव केंद्रित की जो सोच है उसकी वजह से सारा गड़बड़ हुआ है। जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं, पारिस्थितिकी की बात करते हैं, तो बांध में भी हम विस्थापन की बात करते हैं, पर उस बांध की वजह से कितने जंगल, कितने जानवर, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर, नमी कितनी बढ़ी, कितनी घटी, बगल में जो खेत थे उनके भीतर जो अगल बगल बांध से जो पानी का रिसाव हुआ जी, वो क्या हुआ। हम ये मान के चलते हैं कि बांध बना दो और उसके बाद यदि मुसीबत आएगी, कुछ गांव वाले कहेंगे कि हमारे पूरा गांव धसक के नीचे जा रहा है, तो हम उसको टैकल करेंगे। बांध बना दो, यदि बगल के किसान कहते हैं, या कैनाल बना दो, बगल के किसान कहते हैं कि साहब रूट्स में पानी आ गया, सड़ गया, तो हम उसको टैकल करेंगे। तो जो सबसे बड़ी बात है, जब हम मानव केंद्रित करते हैं तो आदमी तो संसाधन का उपयोग कर रहा है ना जी। आपने बांध बना दिया, उसके बाद जो आदमी कृषि करता था उसके संसाधन पे क्या असर पड़ेगा? जो आदमी पानी पीता था किसी पेयजल से, वो क्या करेगा? आप बांध हवा में नहीं बनता है, बांध के लिए सड़क बनी होंगी, ये बनी होंगी, तब गया होगा, ठीक है। हम उसको कहीं कैलकुलेट नहीं करते कि बांध के टाइम में कितना सड़क बना, क्या बना। उसी समय सड़क बनने के दौरान सब चीज़ें, वाटर सोर्सेस ख़त्म हो गए। तो जो आपसे बात हम कर रहे हैं, हम उसको जब हम बांध शब्द कर रहे हैं तो हम एक एंटिटी ले रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि बांध बन गया, मानव केंद्रित, कितने लोग गए थे, पर हम ये मान के नहीं चल रहे हैं कि इस बांध यदि नहीं होता तो इस जगह पे कौन से पेड़ थे, इस जगह पे कौन सा आदमी था, कौन सा लोहार था, कौन सा कृषि वाला था। वी हैव फॉरगॉटन दोज थिंग्स। तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ग्लेशियर की भी बात आई, सब कुछ आई, हम सारा ध्यान हम उसी पे कर रहे हैं, मानव केंद्रित कर रहे हैं। अल्टीमेटली इकोलॉजी की बात है। यदि नदी नहीं होती, नदी काटती नहीं, साइंस साहब भी ये सब, तो वैली नहीं बनती। वैली नहीं। आज पूरा इतिहास नदी घाटी की सभ्यताओं से भरा है जी। तो घाटी कैसे बनती यदि नदी जो है जमीन को नहीं काटती? नदी नहीं। कहाँ रहती वो घाटी सभ्यता? फिर हम आज बड़े खुश हो रहे हैं कि साहब इतने हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं, क्यों? पर हम ये इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं कि जितना ये लंबा खींचेगा ग्लेशियर वाला, जितने आपके हेलीकॉप्टर चलेंगे, उतने आसपास का जो नंदा देवी बायोस्फीयर है उसके जो आफ्टर इफेक्ट होंगे उसको क्या होंगे? हम आज की धरोहर छोड़ दें, नंदा देवी बायोस्फीयर और ये सब भी आप भी जानते होंगे, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज में किया है। उस समय आपने साइन बोर्ड लगाए कि हमारा नंदा देवी जो है वर्ल्ड हेरिटेज हो गया, हमारा चिपको जो है वर्ल्ड हेरिटेज हो गया। इस समय आपको शर्म से सिर झुक जाना चाहिए था कि हम उनकी वो रक्षा नहीं कर सके जो विश्व हमसे चाहता था। तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि बात जिस जगह आप बना रहे हैं उस जगह का इतिहास क्या था,
टिहरी को आपने बढ़ा दिया। टिहरी अकेला जन क्रांति का स्थल था। टिहरी पूरे हिंदुस्तान की पहली पीपुल्स असेंबली आज़ादी के बाद की जो हुई थी वो टिहरी में थी। तो लेट अस फॉरगेट, जो हम इस चीज़ को हमको सामने चाहिए कि हमको मानव केंद्रित होने के बजाय हमें इकोलॉजी के जो जो अंग थे, उन अंगों को हम किसी भी योजना से किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। ग्लेशियर में पहले तक हमारी चिंता रहती थी, आपने भी ठीक कहा कि ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं। जब आगे आ गया तो उसको संभाल नहीं पाए, जब पीछे आ गया तो वो भी चिंता हो गई। जब वो रुका रह गया तो आपने ग्लेशियर्स पे आज क्या स्टडी करेंगे? ग्लेशियर आप जानते हैं कि हमारी हिम पोषित नदियाँ हैं, सारी रिवर्स। बिजली जिस समय जाड़े में बिजली पूरे उत्पादन नहीं करते तो कहते साहब बर्फ नहीं पिघली। जिस समय गर्मी में बिजली का पूरा उत्पादन नहीं होता है तो कहते इतनी गर्म नहीं हुआ कि बर्फ हुआ, बर्फ पिघल। जिस समय बरसात में बंद करते हैं उस समय कहते हैं कि मलबा आ गया। तो अल्टीमेटली वी मस्ट नो कि हमको इंटिटी के बजाय हमें कैस्केडिंग और चेन रिएक्शन एंड थिंक इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी पर, यही मुझे अप्रूव है। ठीक है पैनुली जी, बिल्कुल आप सही दिशा में आपने लोगों को आगे मानव केंद्रित न हो गए, लेकिन इकोलॉजी को केंद्रित होकर। पांगती साहब, इसी संदर्भ में आज से आपसे चर्चा चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा भी था कि जब ये योजनाएं संचालित की जाती हैं और प्रशासन और शासन की एक जिम्मेदारी है, कितना नियंत्रण उन योजनाओं में या उसके जो सेफ्टी मेजर्स को लेकर और जो आपकी स्वीकृतियां होती हैं कि शासन की, उस विषय में और योजना में कितना अंतर देखने को मिलता है? इसमें मुख्य बात, जैसे पैनुली जी ने कहा, मानव केंद्रित ये समस्याएं होती हैं जी। अब ये बहुत अच्छी भाषा बोलना चाह रहे, मैं थोड़ा सा दूसरे जिसको शायद ये राजनीतिक कारण भी इसमें जी। अब जितनी भी परियोजनाएं होती हैं जी, उस परियोजना में कुछ रोजगार भी मिलता है, रोजगार भी मिलता है। तो हर विधायक या विधायक होने की जो उम्मीदवार है वो ये कोशिश करता है कि मेरे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं ताकि स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार मिले, और कुछ नहीं तो उसका एक ढाबा चल जाए। और तो वो भाषण में बोलते हैं कि मैंने फलाना बांध लाया आपके यहाँ, फलाना सड़क मैंने स्वीकृत कराया। अब जितने भी बांध हैं, सड़कें हैं, ये पर्यावरण को नुकसान करते ही करते हैं जी जी। ये अलग बात है कि सुरक्षा के लिए हमको सड़क तो बनाना ही पड़ेगा, डिफेंस के लिए, विकास के लिए भी, डेवलपमेंट। लेकिन जो मतदाता तब तक वोट देने के लिए तैयार नहीं होता है जब तक उसको गिनाया न जाए कि मैंने तो सड़क बनाया, मैंने पुल बनवाया, मैंने तुम्हारे यहाँ ये परियोजना लगाई, इसमें तुमको, इसमें ये जो विष्णु प्रयाग कहते हैं ऋषि गंगा का जो प्रोजेक्ट हुआ उसमें स्थानीय लोगों का नाम आ रहा है, उनको मिलती, कहीं तो उनकी डेथ भी हुई है। तो ये जो हमारा जो लोकतंत्र है इसमें कि मतदाता को खुश करने की एक मजबूरी है, उसमें हर विधायक हर ये कोशिश करता है कि मैं कुछ न कुछ परियोजना यहाँ लाऊं ताकि उसके आधार पर कुछ लोगों को रोजगार मिले और उससे मुझे, तो इसमें ये भी संभव था कि बजाय इसके कि इस तरह से डिस्ट्रक्टिव जो परियोजना लाएं, कोई कंस्ट्रक्टिव जो परियोजना लाएं। उदाहरण के लिए हमारे पर्वतीय क्षेत्र में आपका ऑर्गेनिक खेती जितनी संभावना पर्वतीय क्षेत्र में है उतना मैदानी क्षेत्र में नहीं है। क्योंकि मैदानी क्षेत्र में आपने एक खेत में आपने बिना फर्टिलाइजर लगे हुए आपने खेती की, बगल के उससे हवा से वो आ जाता है, बगल के खेत से। पर्वतीय क्षेत्र में पॉकेट्स बने हुए हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं इन बिटवीन, तो हवा से कोई प्रदूषण दूसरी जगह से नहीं आता। प्रदूषण यहाँ के खेती में आप गोबर का वो करेंगे तो उसमें केमिकल आएगा ही नहीं। अब उसको करें, लेकिन किसान गोबर की खेती कर सकता, करता भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र में होता है, लेकिन उससे उसको उतनी आमदनी नहीं मिलती है, तो वो बाइबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो केमिकल से अनाज निकलता है वो ज्यादा चमकता है, दाने भी बड़े होते हैं मार्केट के दृष्टि, और जो गोबर से करेंगे तो कितना भी कोशिश करो उसके मुकाबले कम दिखता है। ठीक है पांगती जी, मैं थोड़ा सा इसमें फिर चर्चा में आऊँगा। डॉक्टर साईं, क्योंकि विकास के लिए साथ साथ हमारे संस्थान भी बने हुए हैं जो बराबर इन योजनाओं पर निगरानी रखें। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की भी बात आ रही है कि अगर इन परियोजनाओं के साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम को सशक्त किया जाता तो शायद, क्योंकि हमने केदारनाथ की आपदा में देखा अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात हुई थी, डॉक्टर लड़ा लगाने की नहीं लग पाए।
इस तरह से क्या इन परियोजनाओं में भी आप कमी देखते हैं, जो हमें ये आपदाओं से जो मानव जनित ये दुर्घटनाएं हुई हैं, इनमें कहीं अर्ली वार्निंग सिस्टम की दिशा में भी कोई आपके संस्थान से या अन्य स्तरों पर कोई प्रयास किए जा रहे हैं? यह देखिए, ये बहुत ही अच्छा योजना होगा अगर हम लोग इसको फुल्ली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अर्ली वार्निंग सिस्टम, एंड इट इज़ पॉसिबल। जो पॉसिबल चीज़ को हम नहीं कर रहा, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। सो अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसमें जो पर्टिकुलरली आपदा आया है इस रीजन में, इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक हम लोगों को 2-3 स्टेशन, जैसे आई विल से दैट ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर एक सिस्टम होना है, ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम होना है, जिसमें से हम लोगों को मॉइस्चर, टेम्परेचर, रेनफॉल एज वेल एज सेडिमेंट डिस्चार्ज, और उस एरिया में कभी कभी रिमोट सेंसिंग डेटा से कितना लेक एरिया चेंज हो रहा है, कितना उसका बैथिमेट्री है, ये ऑल दीज इंफॉर्मेशंस अगर हम लोगों को पास आ जाए, एंड विच इज़ पॉसिबल बाय सेटिंग स्टेशंस इनटू दोज रीजन्स, एंड वहाँ से ऑटोमेटिकली बाय विदाउट गोइंग टू दी प्लेस मैनुअली, वहाँ से डेटा सैटेलाइट के थ्रू और वीसैट के थ्रू हमारा एक कंट्रोल स्टेशन में आ जाएगा, और वहाँ कंट्रोल स्टेशन वो मॉनिटर करेगा राउंड द ईयर। सो टेम्पोरली हम मॉनिटर कर सकता है, मॉनिटर करके हम बता सकता है दैट इस फलाना रीजन में अभी कुछ होने जा रहा है। इवन हम लोग अगर स्नो पैक कैरेक्टरिस्टिक्स देख करके भी बोल सकता है, तो वहाँ पर स्नो एवेलेंच हो सकता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकता है, और ऐसे एक स्लोपी रीजन में सडनली काफ़ी बारिश का हम अंदाज मिल जाएगा, तो हम लोग को वार्न कर सकते हैं, देखो वो बारिश कैस्केडिंग इफेक्ट कर सकता है। अगर वहाँ पर एक ग्लेशियर लेक है, उसके ऊपर पानी ज़्यादा गिरने से गिरेगा कि नहीं गिरेगा हम 100% नहीं भी कहे, फिर भी एक वार्निंग। ठीक है डॉक्टर साईं, ये वास्तव में आपने बहुत अच्छा एक सुझाव भी दिया है, क्योंकि आपदाओं का न्यूनीकरण के लिए और साथ में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, डॉक्टर पैन्यूली साहब, इस जलवायु परिवर्तन में जो फसल चक्र में भी परिवर्तन हमारे आए हैं, और ये जो विकास के लिए भी जो हमारी इन परियोजनाओं को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन दोनों में समन्वय कैसे स्थापित होगा, और आपदाओं का जो न्यूनीकरण, आपदाओं के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए बहुत नटशल में कुछ संक्षेप में अपनी बात बताइएगा। देखिए, पहले बात ये बात है कि करे कोई अब भरे कोई वाली स्थिति है। कुछ चीज़ों पे हम नहीं कर सकते हैं। यदि किसी देश में प्रदूषण हो रहा है, तो हवाओं ने, डॉक्टर साईं भी जानेंगे, आप भी जानते हैं, हमारे ग्लेशियर्स पे भी उन्होंने वो सब गर्म करने वाले तत्वों को बिछा दिया जी, उसका हम भुगत रहे हैं। ठीक है, कहीं पे पॉल्यूशन हुआ, हमारे यहाँ पहुँचा, हम भुगत रहे हैं। हमारी जंगल की आग लगी, दूसरा भुगत रहा है। तो जहाँ तक क्लाइमेट चेंज की बात है, ये अल्टीमेटली विंड पे, इन सब पे निर्भर करता है। विंड पे जब आपका कंट्रोल नहीं है, तो कहीं भी पॉल्यूशन, एक कूड़ा भी जलाएगा तो वो सब जगह होगा। तो एक तो ये चीज़ है जी। तो न्यूनीकरण तो होगा सेल्फ डिसिप्लिन से। यदि हम आत्मानुशासन करें जी, हम में से हर कोई जानता है कि नाली में यदि कूड़ा डालेंगे तो नाली भर जाएगी। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले बात है, जिन चीज़ों को हम जानते हैं कि इससे प्रकृति को, लोगों को नुकसान हो रहा है जी, हमने गोमुख के पास जा करके हमने बाबा लोगों को कहा कि तुम खिचड़ी खिलाओ। गोमुख को जाना रोकना पड़ा जी, है ना। तो जब हम जानते हुए भी चीज़ों को, पांगती जी जैसे कह भी रहे थे पहले, जब हम ग्लेशियर्स को जानते हैं, ग्लेशियर के मुंह में घुसेंगे जा करके तो जी, परेशानी होगा ना। ठीक है। तो मेरा आपसे सबसे बड़ा अनुरोध है कि हमको आत्मानुशासन लाना होगा जी। यदि सरकार जानती है कि मेरे ये जो बांध जिनकी हम आज किस्सा कर रहे हैं, ये 4-4, 6-6 बार टूट चुके हैं, और स्टिल टुडे आज भी वो कह रहे हैं कि फिर से हम देखते हैं कि कितने जल्दी हम बना सकते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ, आत्मानुशासन लाइए, जिनसे आपको मालूम है कि मेरी वजह से दूसरे को नुकसान होता है। उस काम को यदि न हम करें तो मैं समझता हूँ सारी आपदाओं का न्यूनीकरण है। जिसको हमने समझ लिया कि हम जो मन हैगा वो करेंगे, चाहे सरकार चाहे हो, तो आपदाओं का न्यूनीकरण नहीं होगा। ठीक है, विशेषज्ञों की राय भी यही बनती है, और इस निष्कर्ष के बाद आज दर्शकों हमारे सामने ये बात आई है
कि हमारे इस उच्च हिमालय क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप को कम करते हुए अपने वैज्ञानिकों के जो राय हैं, जो उनकी संस्तुतियां हैं, इन परियोजनाओं के निर्माण में उनका अध्ययन किया जाए, उनका पर्यावरण अध्ययन हो, तो हम विकास के साथ साथ सतत विकास की जो प्रक्रिया है वो भी जारी रहेगी और मानव का अस्तित्व भी जिंदा रहेगा और निश्चित रूप से हिमालय में ये जो आपदाएं आ रही हैं उन पर एक नियंत्रण भी रख सकेगा। तो मैं आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करने से पूर्व एक बार पुनः अपने एक्सपर्ट्स का, अपने विशेषज्ञों का आभार व्यक्त करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि उनकी राय के आधार पर राज्य सरकारें अपना रोड मैप तैयार करेंगी और इस हिमालय की सुरक्षा के साथ साथ विकास कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सभी दर्शकों का भी और हमारे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।